हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनोज प्रजापत है और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रेलवे इंजीनियर मनोज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। इसमें मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर और उसके प्रूफ। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको कि पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, जहाँ की पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होते हैं और क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, √2, √3, √5, पाई और एक डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि एक इरेशनल नंबर है, जैसे कि 10, 111, ट्रिपल 10 और क्वाड्रपल 10। इस तरीके से हर एक ज़ीरो पर एक वन जो है वो एक्स्ट्रा ऐड होते जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वैल्यू जो है वो ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही एक सिस्टमैटिक रूप में रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये एक आपका डेसिमल एग्जाम्पल हो गया, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन का एग्जाम्पल हो गया जो कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं कि हमको यहाँ पर इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, जो पहला है वो चीज़ है, ये एक थ्योरम है 1.3। ठीक है, थ्योरम 1.3 क्या कहती है? लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। ठीक है, इसको समझने के पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं नॉर्मली और उसको देख के समझते हैं पहले। ठीक है, जैसे कि एक कंपोजिट नंबर ले लिया मैंने a, जिसकी वैल्यू है 6। ठीक है, अगर इसका मैं a स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, a स्क्वायर किया तो वैल्यू आएगी 36। अब मुझे एक ऐसे प्राइम फैक्टर्स चाहिए जो कि 36 को डिवाइड कर पाए। तो मैं कैसे प्राइम नंबर्स निकालूंगा? ए स्क्वायर का मैं क्या करूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या करूंगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। ए स्क्वायर का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो वैल्यू क्या क्या आएगी? ठीक है, 36 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 2 × 2 × 3 × 3। अब अगर आप ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर्स हैं वो देखें, 36 के जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या क्या आ रहे हैं? 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। मतलब 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है जो कि 36 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 6 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो क्या आएगी वैल्यू? 6 इज इक्वल टू 2 × 3। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर 6 में प्राइम नंबर्स देखें तो क्या क्या आ रहे हैं? 2 और 3। ठीक, अब वही प्राइम नंबर्स जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं वही प्राइम नंबर्स ए को भी डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई एक पी प्राइम नंबर पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, अगर पी कोई एक प्राइम नंबर है जो कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि देन पी डिवाइड्स ए। ये एक एग्जांपल से समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। ठीक है, ए की वैल्यू हमने ले ली है 10, तो ए स्क्वायर आपका हो जाएगा 100। अब अगर ऐसे प्राइम फैक्टर्स चाहिए जो कि 100 को डिवाइड कर पाए तो हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। किसका? 100 का। 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे? 2 × 2 आएगा, फिर आएगा आपका 5 × 5। इस तरीके से 100 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें अगर आप प्राइम नंबर्स देखें 100 के तो क्या क्या है? 2 और 5। मतलब 2 और 5 ऐसे प्राइम नंबर्स है जो कि 100 को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें किसका? 10 का। ठीक है, 10 की वैल्यू क्या आएगी? 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 10 का 2 × 5। तो अगर आप ऐसे प्राइम नंबर्स देखें या प्राइम फैक्टर्स देखें जो कि 10 को डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? 2 और 5। मतलब ये जो 2 और 5 हैं वो प्राइम नंबर्स हैं और ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो कि ए स्क्वायर यानी कि 10 को डिवाइड कर रहे हैं। तो वही प्राइम नंबर्स आपके 10 को भी डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर मतलब 100। ठीक है, तो p डिवाइड्स
ए, जबकि 10। मतलब यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर कोई पी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो पी जो प्राइम नंबर है वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, थ्योरम हमको नॉर्मली जाना है और उसको अच्छे से समझना है और उसको फिर हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन ये एक नंबर लेके मैंने आपको समझा दिया है जिससे कि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसमें एक चीज़ हमको और समझनी है कि पी डिवाइड्स ए को हम लोग अगर चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर पी डिवाइड्स ए मतलब ए डिवाइड बाय अगर हम पी करते हैं तो कोई एक नंबर आएगा। ठीक है, पी डिवाइड्स ए का मतलब होता है कि ए अगर पी को डिवाइड करेगा तो फुल्ली डिवाइड करेगा और एक नंबर ज़रूर आएगा हमारे पास, तो जिससे कि हम ए इज इक्वल टू पी के एक वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमको आगे इसका यूज़ है आगे के प्रूफ में। ठीक है, अब पहले हम लोग थियरम देख लेते हैं, हमारी थियरम क्या कह रही है। थियरम दी हुई है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। ठीक है, अब इसको हम लोग थियरम के बेस पे भी देख लेते हैं कि जैसे मान लिया कि कंपोजिट नंबर है ए। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर अगर ए है तो कोई भी एक कंपोजिट नंबर फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम चाहें तो इस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके प्राइम फैक्टर्स हम लोग ये मान लेते हैं कि जैसे P1 डॉट P2 डॉट P3 अप टू Pn तक जाएगी वैल्यू। ठीक, अब अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए, जिसको कि फर्दर हम लोग लिख सकते हैं ए की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी P1 डॉट P2 डॉट P3 अप टू Pn। ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन, ये यहाँ पर P1 डॉट P2 डॉट P3, ठीक है, अप टू Pn, ये वैल्यू आ गई। अब अगर इस पार्ट को हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर अगर आप देखो तो P1 इंटू P1 करेंगे तो आपका आ जाएगा P1 का स्क्वायर डॉट P2 का भी स्क्वायर आ जाएगा, P2 इंटू P2 करेंगे। ठीक है, P3 इंटू P3 करेंगे तो ये भी आपका P3 का स्क्वायर हो जाएगा अप टू Pn स्क्वायर। जो भी वैल्यूज आएगी वो सारी सेम टू सेम होगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 इंटू P1 करेंगे P स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही Pn तक इसका स्क्वायर चलता जाएगा। अब ये स्क्वायर ए स्क्वायर की आपकी इस फॉर्म में वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लेते हैं P डिवाइड ए स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो P है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब P को एक प्राइम नंबर है जो कि इन्हीं किसी एक में से है। ठीक है ना, P1 से लगा के Pn तक ही प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं ए स्क्वायर के। ठीक, तो वही के वही प्राइम नंबर्स अगर आप देखो तो हमारे पास ए में भी है सेम टू सेम प्राइम नंबर है, बस इसमें यहाँ का स्क्वायर हो गया इन्हीं प्राइम नंबर्स का और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर अगर है तो P डिवाइड्स ए भी करेगा। ठीक है ना, ए स्क्वायर के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो उसमें भी P1 से लगा के Pn तक वैल्यू है, तो कोई एक ये जो P है वो इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगी जो कि ए स्क्वायर को डिवाइड करेगी। मतलब तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए जो है उसमें भी P1 से लगा के Pn तक ही वैल्यूज़ है ना, तो वही वैल्यूज़ क्या ए को डिवाइड कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि हमारे पास P1 से लगा के ही Pn तक वैल्यूज़ हैं, वही के वही वैल्यूज़ हमारे पास ए स्क्वायर में भी है। मतलब P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P आपका ए को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूफ करनी थी, बस इतनी सी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हमको और क्या चीज़ें देखनी। एक तो हमको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P आपका ए को डिवाइड करेगा, ये हमको आगे काम आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स को हम लोग देख लेते हैं। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स that has only one common factor which is 1. That means a pair of numbers are said to be co-prime when they have common factor as 1. मतलब ये है कि कोई भी दो नंबर तब को प्राइम होते हैं
जबकि उनका जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 हो। ठीक है, अब को प्राइम ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स हो। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। को प्राइम नंबर्स कोई भी कंपोजिट नंबर हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है जिसके की कॉमन फैक्टर, अगर उन दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, सिर्फ 1, ठीक है, 1 नहीं, सिर्फ 1 अगर हुए तो ये है कि वो को प्राइम होंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 15 और 22। 15 भी आपका एक कंपोजिट नंबर है और 22 भी आपका एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यहाँ पर प्राइम नंबर अगर चाहे तो भी हम ले सकते थे, लेकिन एक कंपोजिट नंबर लिया है ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पर देखें तो 15 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, 1 3 5 15। 22 के 1 2 11 22। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो जो कॉमन फैक्टर है 15 और 22 के वो सिर्फ 1 है, तो इसीलिए 15 और 22 जो है वो को प्राइम होंगे। ठीक है, और को प्राइम पढ़ने का हमारा सिर्फ सेंस यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ इतना सा है कि अगर ए और बी कोई को प्राइम है, इसका मतलब ये है कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा या कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, जिस जिससे कि ए और बी, ए बाई बी के अगर फॉर्म में हम लिखें ए बी को, इसका मतलब ये है कि इनका यही सिंपलेस्ट फॉर्म होगा जिसको कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिर्फ इतना सेंस है। और दूसरी चीज़ ये, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। यही कॉमन, यही को प्राइम पढ़ने का सेंस है इस चैप्टर में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि √5 जो है वो इरेशनल नहीं रैशनल है। ठीक है, पहले हमने मान लिया कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिट तरीके से मान लिया है कि हमको प्रूव करना है कि इरेशनल है, बट हमने पहले मान लिया है कि रैशनल है। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। अब √5 अगर एक रैशनल नंबर है तो हम लोग √5 को लिख सकते हैं ए बाई बी, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि √5 अगर हमने एक रैशनल नंबर माना है तो वो एक पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, जिसकी की वैल्यू ए और ए बाई बी होगी। ठीक है, जहाँ की ए और बी जो है, ए एंड बी आर को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होगा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता ए और बी का। ठीक है, और बी की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं √5 बी इज इक्वल टू ए। अगर इस इक्वेशन का हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करें तो 5 आपका आ जाएगा ए स्क्वायर के अपॉन। ठीक, अब यहाँ से अगर आप देखो तो ये समझ में आ रहा है हमको कि ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है और बी स्क्वायर उसकी वैल्यू आ रही है। मतलब ये कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। हमने थ्योरम 1.3 से पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब वो क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा, देन 5 डिवाइड्स ए। ठीक है, अब 5 डिवाइड्स ए, अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है एक वैल्यू आएगी जब ए बाई 5 करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, वैल्यू को मान लेते हैं के। ठीक है, इसको कि आगे हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 5 के। अब हमारे पास यहाँ से एक वैल्यू आ गई ए की 5 के। ठीक है, तो इक्वेशन ये वाली जो है इक्वेशन, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इसको मान लेते हैं 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब अगर इस a की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है
5b² इज इक्वल टू 25k²। ये वैल्यू आएगी हमारी। अब अगर 5 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 5, जो कि b² इज इक्वल टू 5k² हो रहा है। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो b² डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू k² आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 5 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है और k² उसकी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये है कि 5 डिवाइड्स b²। मतलब थियरम 1.3 से अगर हम देखें, इसका मतलब ये होगा कि 5 डिवाइड करेगा किसको? b को। ठीक है ना? तो उससे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? b/5 इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं c आ जाएगी। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 5c। अब अगर आप यहाँ पर देखो, एक तो a को 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और b को भी 5 डिवाइड कर रहा है। मतलब ये है कि 5 जो है, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ठीक है ना? क्योंकि 5 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है तो वैल्यू k आ रही है, 5 अगर b को डिवाइड कर रहा है तो वैल्यू c आ रही है। इससे ये सेंस बनता है ना कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है किसका? a और b का। बट वी हैव a एंड b एज को प्राइम। मतलब a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई है। क्यों? क्योंकि हमने √5 को इरेशनल की जगह रैशनल माना था, इसीलिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज। This contradiction arise due to wrong assumption of √5 as rational number। ठीक है, therefore √5 is an irrational number। ठीक है ना? यहाँ से प्रूव हो गया कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको? 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब हमारे पास पहले से पता है हमको कि √5 एक इरेशनल नंबर है, उसका यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, पहले मान लेते हैं कि लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो 3 + 2√5 की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं a/b। क्योंकि एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स कह सकते हैं या नंबर्स कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3। ठीक है, इसको 2√5 इज इक्वल टू a - 3b डिवाइड बाई b। √5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a - 3b डिवाइड बाई 2b। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो a - 3b/2b एक रैशनल नंबर हो गया ना, a - 3b डिवाइड बाई 2b इज इक्वल टू एक रैशनल नंबर।
अगर ये एक रैशनल नंबर है तो √5 भी एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि a-3b/2b एक रैशनल नंबर हो गया, तो ये रैशनल नंबर इसी के इक्वल है ना, √5 की ही वैल्यू है ये, तो मतलब √5 भी एक रैशनल नंबर हो गया। देयरफॉर √5 इज अ रैशनल नंबर। लेकिन बट वी नो दैट √5 is an irrational number। ठीक है, बट हम जानते हैं कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक, तो √5 अगर एक इरेशनल नंबर है तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो हमारी अराइज हुई है कब, जब हमने 3 + 2 √5 को एक रैशनल नंबर माना था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए देयरफॉर 3 + 2 √5 जो होगा इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये वाला कंप्लीट हो गया, इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/√2 को हमको प्रूफ करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम मान लेते हैं लेट 1/√2 इज इक्वल टू रैशनल नंबर, बी ए रैशनल नंबर लिख सकते हैं, या इक्वल टू एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं a/b। को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो आ जाएगा √2 इज इक्वल टू b/a। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो √2 b/a एक रैशनल नंबर हो गया, तो यहाँ से देयरफॉर √2 आपका हो गया एक रैशनल नंबर। जो कि बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना, बस यहाँ पर भी फिर वही वाली चीज़ लिखनी है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन। अब यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई, क्योंकि हमने 1/√2 को जो है वो एक रैशनल नंबर मान लिया था, उसकी वजह से आपका जो √2 है वो भी आपका एक रैशनल नंबर हो गया, जो कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, जो हम पहले से जानते हैं। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू रॉन्ग assumption of 1/√2 as a rational number। ठीक है, therefore 1/√2 is an irrational number। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 7√5 जो है उसको आप नॉर्मली इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने 1/√2 को सॉल्व किया है, और 6 + √2 जो है उसको आप लोग ये पिछला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था 3 + 2 √5 उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग खुद ट्राई करिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं फिर से जो अगले वीडियोज़ बताऊँगा उसमें इसका जो है एक कंटिन्यूड वर्जन डाल दूँगा जिसमें कि इनके भी प्रूफ होंगे। ठीक है, इसको आप जनरली इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने इसको किया है। 6 + √2 को भी आप उस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया है।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में।